अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? छुट्टियां कैसी गुजर रही हैं आप लोगों की? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा प्यारे बच्चों, आज के टॉपिक में हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे। और आप लोग हैरान होंगे ये जानकर कि सिर्फ स्टमक के अंदर डाइजेशन नहीं होती, बल्कि जो डाइजेशन का ज़्यादातर प्रोसेस है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो आज हम तफसील से पढ़ेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट्स होते हैं और इसकी लेंथ कितनी होती है, और कौन-कौन सी फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो डाइजेस्ट होती है। और ये भी पढ़ेंगे हम कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो फूड एब्जॉर्ब भी होती है, अगर होती है तो किस तरीके से होती है। ठीक है, तो ये सब आज के टॉपिक में शामिल होंगे। तो देखें आप लोग, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, पहले थोड़ा सा मैं आपको लेक्चर दे देता हूँ उसके बारे में डायग्राम के जरिए। तो ये देखें प्यारे बच्चों के हमारे पास जो स्टमक के नीचे ये वाला पोर्शन है, यहाँ से इस वजह से यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ना, उसके तीन हिस्से होते हैं। कितने हिस्से होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के? तीन। पहला हिस्सा है उसको हम लोग ड्यूडिनम कहते हैं, जो दूसरा हिस्सा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीजोनम कहते हैं। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जीजोनम। ठीक है, तीसरा हिस्सा जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलियम बोलते हैं। तो इलियम जो है ये लास्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसकी अपनी लंबाई कितनी है और उसके जो पार्ट्स हैं उनकी लंबाई कितनी है। ठीक है, तो यहाँ सारी तफसील दी हुई है। ये आपके एमसीक्यूज में पूछा जाएगा। तो बेटा इस तरह है कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ना, ये हाईली कॉइल्ड ट्यूब है, यानी कि बड़ी ये बलदार किस्म की ट्यूब है। और इसकी टोटल लंबाई जो होती है वो कितनी होती है, 7 मीटर लॉन्ग होती है। ये एक एमसीक्यू हो गया आपका। फिर कहता है कि इसके तीन पार्ट्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। ड्यूडिनम पहला पार्ट है, तो ड्यूडिनम जो है वो कितना सेंटीमीटर लंबा होता है, वो होता है 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक है, जियोजिनम जो है वो मिडल वाला पार्ट होता है इसका। तो जियोजिनम की लंबाई होती है 2.5 मीटर लॉन्ग। ये आपने याद रखना है, बोलना नहीं है, पेपर में आएगा। इसके अलावा जो थर्ड पार्ट है हीलियम है, तो उसकी जो लंबाई है ना वो 4 मीटर होती है। ठीक है ना, 4 मीटर का मतलब है 13 फीट। अब पेपर में अगर इस तरीके से आ जाए कि जनाब 4 मीटर आ जाए, या अगर ऑप्शन में, तो आपने उसके ऊपर टिक लगा देना है कि हीलियम की लंबाई 4 मीटर है। और अगर 13 फीट आ जाए तो तब भी ठीक है, 13 फीट पे आपने टिक लगाना, दोनों में से एक आएगा। ठीक है, तो जो है ना, अब हम थोड़ा सा इसको देखेंगे, लेक्चर को आगे डायग्राम की मदद से समझेंगे इसको। तो बेटा ये देखें, ये हमारा लिवर है। लिवर आपको नजर आ रहा है, ये रेड कलर में जो हमारा ये हिस्सा है, ये रेड कलर में ये क्या है, लिवर है। और लिवर के अंदर ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये इसको गाल ब्लेडर कहते हैं। ठीक है ना, तो गाल ब्लेडर को ना हम उर्दू में पित्ता बोलते हैं। और मुर्गी कभी आपने ज़िबा होती देखी हो ना, तो वो मुर्गी को जब ज़िबा करते हैं तो उसकी कलेजी यानी लीवर में से ना ये गाल ब्लेडर को निकाल के बाहर फेंक देते हैं। ठीक है ना, ये वो है। तो हम देखेंगे गाल ब्लैडर का जो है वो फंक्शन क्या है। तो लीवर जो है ना, ये बाइल जूस बनाता है। लीवर के अंदर कौन सा जूस बनता है? लीवर के अंदर बेटा बनता है बाइल जूस। तो ये जो बाइल जूस है ना, ये फिर इसके अंदर पित्ते के अंदर यानी गाल ब्लैडर में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो जब ये इकट्ठा हो जाता है ना यहाँ पे, तो फिर जब भी हम कोई फैट्स वगैरह खाते हैं ना, चर्बी वगैरह, या फिर हम ऑयल खाते हैं या घी वगैरह खाते हैं, मक्खन खाते हैं ना, तो उसको हाजमे में ना ये मदद देता है। जो बाइल जूस है, ये क्या करता है, ये लिपिड्स के जो बड़े बड़े कतरे होते हैं ना, उनको छोटे छोटे कतरों में तोड़ देता है। तो इस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। अच्छा देखें, ये ना बाइल जूस जो है ना, ये इस नाली के जरिए, ये वाली नाली जो आ रही है ना, ये वाली नाली, इसको कहते हैं हम लोग बाइल डक्ट। ये इस जो नाली है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बाइल डक्ट। तो बाइल डक्ट जो है ना, ये छोटी आंत के पहले इसे ड्यूडिनम में आती है, इस जगह पे आती है। ठीक है ना, तो ये इस वाली जगह पे ड्यूडिनम में बाइल डक्ट आ जाती है। तो बाइल डक्ट जो है ना, ये बाइल जूस को ले आती है। अब बाइल जूस यहाँ पे छोटी आंत में आके लिपिड्स को क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा या उसको ब्रेक डाउन करेगा, छोटे छोटे लिपिड्स के स्मॉल ड्रॉप्स में तोड़ेगा उसको। ठीक है ना, अब हम लोग यहाँ पे
जो है वो अ, पहली हेडिंग यहाँ पे बनाएंगे हम लोग बाइल की। कहता है ड्यूडिनम में जो है ना वो लीवर से आता है बाइल, ठीक है ना, ये बाइल है, ठीक है, सही है। और ये कौन सी नाली के जरिए आता है, ये कॉमन बाइल डक्ट के जरिए आता है, ये नाली का नाम है। तो ये बाइल की डेफिनेशन हो जाएगी यहाँ से, इन ड्यूडिनम से लेकर बाइल डक्ट तक। अब कहता है कि बाइल में होता क्या है, तो बाइल जो कि लार्ज फैट्स, बड़े बड़े जो फैट्स के कतरे हैं ना, उनको छोटे छोटे कतरों में क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं, ठीक है ना। लार्ज फैट्स के मालिक्यूल्स को छोटे छोटे ड्रॉप्स में क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। तो जब फैट टूट जाता है ना, तो कहता है कि मिल्की सा फ्लूइड पैदा होता है। जब फैट छोटे ड्रॉप्स में टूट जाता है तो एक मिल्की सा फ्लूइड पैदा होता है, ठीक है ना। तो इससे ना फैट के बड़े जो ड्रॉपलेट्स होते हैं ना, वो सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है ना। और ये सारे का सारा प्रोसेस क्या कहलाता है, ये कहलाता है इमल्सिफिकेशन कहलाता है, ठीक है। यहाँ तक जो है हमारी डेफिनेशन इमल्सिफिकेशन की हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो आपने जो है ना बाइल की डेफिनेशन करने के बाद कौन सी डेफिनेशन बनानी है, इमल्सिफिकेशन, ठीक है। तो इमल्सिफिकेशन की डेफिनेशन जो है वो बाइल से ही स्टार्ट होगी, जहाँ पे बाइल लिखा हुआ है कि बाइल जो है ना इस जगह से स्टार्ट होगी, ये इस जगह से। कि बाइल जो है जब वो एंटर होता है ड्यूडिनम में, तो ये फैट्स के बड़े ड्रॉप्स को छोटे ड्रॉप्स में तोड़ देता है, और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, इमल्सिफिकेशन कहलाता है, ठीक हो गया। ये आपकी जो है ना दो डेफिनेशन हो गई यहाँ पे, पहली बाइल की हो गई और दूसरी किसकी हो गई, इमल्सिफिकेशन की हो गई, ठीक है। अब हम पेंक्रियाज की बात करेंगे इस जगह से, यहाँ से किसकी बात करेंगे हम, यहाँ से हम बात करेंगे पेंक्रियाज की। तो आप अगली हेडिंग जो है वो शायद किसकी दे दें, पेंक्रियाज की दे दें। ये थर्ड हेडिंग बनेगी यहाँ पे इस जगह। तो कहते हैं पेंक्रियाज में ना पेंक्रियाटिक जूस होता है, ठीक है ना। तो वो पेंक्रियाटिक जूस जो है ना वो एक नाली के जरिए आता है, उस नाली को हम लोग क्या कहते हैं, पेंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे हम समझते हैं इस चीज को। अब भाई पेंक्रियाज कहाँ पे है हमारा, तो ये जो आप देखें मैदे के अंदर, आपको ये वाला जो पत्ता सा नजर आ रहा है, ये मैदे के साथ ही होता है, ये ऊपर होता है मैदे के ना, ये पेंक्रियाज है, जिसको मैंने रेड से मार्क किया ना, ये पेंक्रियाज है। अब पेंक्रियाज के अंदर ना जो है ना वो डाइजेशन वाले एंजाइम्स बनते हैं, ठीक है ना। और वो डाइजेशन वाले एंजाइम्स जो है ना वो तीन होते हैं, ठीक है। एक तो पेंक्रियाज के अंदर बनेगा ट्रिप्सिन, ये मैं नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे। और दूसरा जो है वो पेंक्रियाज के अंदर बनेगा पेंक्रियाटिक एमाइलेज, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास एंजाइम बनेगा वो होगा पेंक्रियाटिक एमाइलेज। और तीसरा जो पेंक्रियाज से एंजाइम बनेगा ना, उसका नाम होगा लाइपेज, पेंक्रियाटिक लाइपेज। तो ये जो ट्रिप्सन है ना ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, पेंक्रियाटिक अमाइलेज जो है ये स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा, और लाइपेज जो है ना ये लिपिड्स को डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। और ये एक नाली है यहाँ से आ रही है, उसको हम पेंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं, ये वाली नाली, ठीक है। तो इस नाली के जरिए ये तीनों एंजाइम, ट्रिप्सिन, पेंक्रियाटिक अमाइलेज और लाइपेज, ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले से ड्यूडिनम में पहुंच जाएंगे। तो आपकी बुक में इस चीज को कैसे वो लिख रहा है, देखते हैं इसको यहाँ पे, ठीक है ना। कहते हैं ये हमारे पास पेंक्रियाटिक जूस पैदा हो रहा है पेंक्रियाज में। कौन सा जूस पैदा हो रहा है, पेंक्रियाटिक जूस। तो पेंक्रियाटिक जूस जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले से ड्यूडिनम में आ जाता है, और वहां पे आता कैसे है, कहते हैं एक नाली के जरिए आता है, उस नाली को क्या कहते हैं, पेंक्रियाटिक डक्ट। तो पेंक्रियाटिक डक्ट जो है ना वो बाइल डक्ट के साथ जुड़ जाती है, और फिर वो दोनों नालियां किसमें दाखिल हो जाती हैं, ड्यूडिनम में। ड्यूडिनम क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहले हिस्से को कहते हैं। तो कहता है अब यहाँ पे पेंक्रियाटिक जूस की आप लोग हेडिंग बनाएंगे, ठीक है ना। पेंक्रियाज की हेडिंग यहाँ पे खत्म हो जाएगी ड्यूडिनम तक, और आगे आप लोग पेंक्रियाटिक जूस की हेडिंग बनाएंगे, ठीक है। तो पेंक्रियाटिक जूस की जो हेडिंग है ना वो यहाँ से शुरू होगी, इस जगह से शुरू होगी। तो पेंक्रियाटिक जूस की हेडिंग जो है उसमें आप लिखेंगे कि पेंक्रियाटिक जूस के अंदर बहुत सारे एंजाइम होते हैं, जिनमें से एक एंजाइम क्या है, ट्रिप्सिन है, वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, ठीक है ना। और दूसरा जो है वो पेंक्रियाटिक अमाइलेज है,
ये मैं लिख देता हूँ सवाल। ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। पैंक्रियाटिक अमाइलेज जो है वो स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। और लाइपेज जो है ये किसको करेगा? लाइपेज करेगा लिपिड्स को, ठीक हो गया। ये उर्दू में मैंने लिख दिया। अच्छा, तो कहता है कि ना ये एंजाइम जो है ना प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को और लिपिड्स को क्या कर देंगे? डाइजेस्ट कर देंगे। तो यहाँ तक ये है ना अ, ये पैंक्रियाटिक जो हार्मोन है, पैंक्रियाटिक जो सॉरी एंजाइम्स हैं, उनका काम हो जाएगा, बता देंगे, ठीक है। फिर वो कहता है कि पैंक्रियाटिक जूस में ना चौथी चीज भी होती है। ये 3 एंजाइम होते हैं और चौथी चीज होती है। उसके अंदर चौथी चीज है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है ना। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है इसका काम ये होता है कि ये जो हमारा कायम यानी कि वो जो पतला शोरबा सा आया ना उससे मैदे से निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो पतले शोरबे के अंदर HCl की वजह से ना एसिडिटी होती है। तो उसकी एसिडिटी को ना सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है ना वो क्या कर देता है? न्यूट्रलाइज कर देता है। उसकी वजह ये है कि सोडियम कार्बोनेट जो है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट, वो बेसिक होता है। तो वो मैदे से जो खुराक आ रही है जो कि एसिडिक है उसको क्या कर देता है? न्यूट्रलाइज कर देता है। उसको क्या कर देता है? वो न्यूट्रलाइज कर देता है। तो यहाँ तक जो है ना ये डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी पैंक्रियाटिक जूस की, ठीक है। तो ये हमारी जो है ना यहाँ तक कितनी हेडिंग्स कंप्लीट हो गई हैं? हमारी यहाँ तक 4 हेडिंग्स जो है ना वो कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है जी। अब उसके बाद फिर आपने 5वीं हेडिंग इस जगह पे बनानी है, ठीक है। तो 5वीं हेडिंग जो है ना वो ग्लैंड्स की हेडिंग होगी। ये ग्लैंड्स कहाँ पे मौजूद है जी? ये ग्लैंड जो है ना वो स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारों में मौजूद है। मैंने लेक्चर के शुरू में आपको कहा था कि हमें ये भी पता चलेगा आज कि सिर्फ मैदा ही डाइजेशन नहीं करता बल्कि स्मॉल इंटेस्टाइन भी डाइजेशन करती है, ठीक है ना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ना वो बहुत सारे एंजाइम्स पैदा करती है। वो जो एंजाइम है ना वो अब तक बच जाने वाली जितनी भी अनडाइजेस्टेड खुराक है ना तकरीबन उस सब को जो है ना कंप्लीटली डाइजेस्ट कर देते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो ग्लैंड है उनका काम ये है कि वो जितनी भी किस्म की फूड है यानी कि प्रोटीन है, स्टार्च है या फिर कोई हमारे पास लिपिड्स हैं, तो उनको जो है ना वो स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद ग्लैंड से निकलने वाला जो एंजाइम है वो क्या कर देते हैं? उनको डाइजेस्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गई बात की। इस रेड बॉक्स के अंदर जो है ना वो बाइल की जो है ना ये बताया हुआ है कि बाइल बनता कैसे है, ठीक है। तो कहता है कि ना बाइल जो है ना उसके अंदर पिगमेंट्स होते हैं, मतलब येलो कलर का होता है बाइल आपकी। तो कहते हैं इसके अंदर ना ये बनता कैसे है? कहते हैं वो जो हमारे रेड ब्लड सेल होते हैं RBC, इनकी जो लाइफ होती है ना वो 120 डेज होती है, ठीक है। तो 120 डेज का मतलब क्या होता है? 4 मंथ्स, ठीक है। तो 4 मंथ्स के बाद जो है ना हमारे रेड ब्लड सेल जो है ना वो खत्म हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। तो उनकी वजह ये होती है कि न्यूक्लियस उनमें होता नहीं है, स्टार्ट में होता है लेकिन बाद में न्यूक्लियस निकाल दिया जाता है उनके अंदर से ताकि ऑक्सीजन की जगह बनाई जा सके। तो जो रेड ब्लड सेल है ना वो कहाँ जाके टूटते हैं? वो टूटते हैं हमारे लीवर के अंदर। अच्छा, मतलब लीवर को समझे कबर है वो रेड ब्लड सेल की, वहां जाके वो टूट जाते हैं, मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं 120 डेज बाद। तो कहता है कि ना लीवर के अंदर रेड ब्लड सेल के टूटने से ना पिगमेंट बनता है येलो कलर का, वो पिगमेंट बाहर कहलाता है, ठीक है ना। तो ये पिगमेंट जो है ना ये आपकी जो फीसिस होती है ना, फीसिस का मतलब क्या है जी? पोटी जो होती है, ठीक है, पखाना जिसे कहते हैं। तो ये फीसिस का कलर येलो इसी वजह से होता है कि उसमें जिगर से आने वाला बाइल जो है ना वो शामिल होता है। इस वजह से फीसिस का कलर क्या होता है? येलो होता है। जो सेहतमंद बंदा होता है ना उसकी फीसिस का कलर येलो होता है। अगर किसी का ब्लैक फीसिस आ रही है या फिर उसके कोई रेड फीसिस आ रही है तो उसको फिर डॉक्टर को दिखाना चाहिए अगर काफी अरसे से आ रही है तो, ठीक है ना। अच्छा, ये आपका सारा हो गया बेटा कंप्लीट, ठीक हो गया। तो मजीद अगर आपने जो है ना वो इस तरह की वीडियोस देखनी है, आप अपना कंसेप्ट क्लियर करना है, तो चैनल को जो है ना आप लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।